थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था जो आपका टॉपिक लगा है भाषा और बोली वाला, क्योंकि सीटेट में अब तक भाषा और बोली से क्वेश्चन आए नहीं थे और आपका कभी टॉपिक भी नहीं रहा है भाषा और बोली, और ये टॉपिक आपका केवीएस में पूछा जाता है। बट अभी मुझे पता चला कि इस बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा की बात की गई है। इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता हो तो। इस वजह से ये आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि ये टॉपिक तो सीटेट में नहीं आता, बट एक आध क्वेश्चन शायद पूछा गया है इस बार, तो इसलिए ये नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, तो अब आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाषा और बोली, और जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। और थोड़ा सा आप लोगों को वेट कराया, ठीक है, तो कभी कभी कर लेना चाहिए अपने टीचर का भी वेट, है ना। हमेशा मैं ही वेट करती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे कह के, है ना। आज तुम लोगों ने वेट कर लिया। चलो, तो बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम्स। तो बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ जुड़े रहो और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोली और भाषा बेसिकली क्या होती है, ये बोली और क्या होती है भाषा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बोली क्या होती है। देखो, किसी भी, देखो एरिया बनाऊंगी मैं डायग्राम से, किसी भी एक छोटे से एरिया में बोले जाने वाली भाषा आपकी बोली कहलाती है। ठीक है, किसी भी एक छोटे से एरिया में बोली जाने वाली भाषा आपकी बोली कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोली के बाद उपभाषा की। लेकिन बोली के बारे में मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ, कभी भी किसी भी बोली में साहित्य की रचना आपको नहीं मिलेगी। बताओ, आपके गांव में जो भाषा बोली जाती है ना, क्या आपको उसमें साहित्य में रचना मिलती है? क्या आपको उसमें कहानियां, कविताएं, ये सारी चीजें मिलती है? नहीं मिलती ना। तो बोली के बारे में सिर्फ इतना जानो कि बोली एक बहुत छोटे से एरिया में बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं उपभाषा क्या होती है। अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है, जैसे आपने देखा है कि अगर मैं बात करूं हरियाणवी की, है ना, तो उस हरियाणवी में आपने सुना होगा कि हरियाणवी सॉन्ग्स भी बनते हैं ना, सॉन्ग या कविता, हरियाणवी कविता भी बनती है कि नहीं बनती। तो अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो क्या होता है, उस बोली का विकास हो जाता है। और जब बोली का विकास हो जाएगा, ठीक है, मतलब साहित्य की रचना होने लगेगी, तो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगेगी। जब एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने लग रही है तो क्या है, उसका विकास हो गया। मैं पहले छोटी थी, है ना, पहले छोटी बच्ची थी बोली, ठीक है, एक छोटे से एरिया में बोली जाती थी, उसमें साहित्य की रचना नहीं होती थी। फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसका विकास हो गया और उसमें साहित्य की रचना होने लगी। किसमें? बोली में साहित्य की रचना होने लगी और उसका विकास हुआ, क्या बनी? भाषा बन गई। ठीक है, अब भाषा क्या होती है? जब साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ व सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तो उसका क्षेत्र और विस्तार हो जाता है। यही उपभाषा जब और ज्यादा विकसित हो जाती है, ठीक है, और बड़े बड़े साहित्यकार, ठीक है, बड़े बड़े साहित्यकार उसका प्रयोग करने लगते हैं अपने साहित्य में, तो फिर वो भाषा कहलाने लगती है। ठीक है, फिर वो क्या कहलाने लगती है? भाषा कहलाने लगती है। तो इस तरीके से आप देखें, एक भाषा में आपको कई उपभाषा मिल सकती हैं और एक उपभाषा में आपको कई बोलियां मिल सकती हैं। ठीक है, एक भाषा में आपको कई उपभाषाएं मिल सकती हैं, कई उपभाषा मिल सकती हैं, और एक उपभाषा में आपको कई बोलियां मिल सकती हैं। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या चली गई ऊपर से? हाँ, बताओ बताओ। उपभाषा जिसमें साहित्य की रचना होने लगे। आपने देखा हो ना, बहुत लोकल लैंग्वेज के सॉन्ग्स आते हैं, आपने सुने होंगे, ठीक है, बहुत सॉन्ग्स आते हैं, आपने बुक्स भी देखी होंगी एक आध लोकल लैंग्वेज में, तो वो उपभाषा कहलाती है। लेकिन जब बड़े बड़े साहित्यकार अपने साहित्य में उस उपभाषा का यूज करने लगे तो फिर वो भाषा बन जाती है बच्चे, फिर वो भाषा बन जाएगी। ठीक है, फिर उसमें पूरे ग्रामर का भी यूज होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। तो एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। ठीक है, मैम प्लीज फिर से रिप्लाई करें, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही थी, सुबोध मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को? एनी डाउट? कोई डाउट बताइए। तो अगर मैं भाषा और बोली में डिफरेंस की बात करूं तो भाषा और बोली में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? देखो, बोली का विकसित रूप ही तो है भाषा। दूसरी बात, बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती, बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती, है ना। तो जब बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती तो हम बोलते वक्त क्या किसी ग्रामर का यूज करते हैं? बताओ मुझे। हम जो गांव में लैंग्वेज यूज करते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अरे कहाँ से आ रहे हो, तो जो भी हम भाषा बोली यूज करते हैं अपने गांव में यूज करते हैं, क्या हम उसमें व्याकरण का यूज करते हैं? लेकिन जब भाषा की बात हो गई, क्योंकि भाषा में तो साहित्य की रचना होती है, अब भाषा की बात होगी तो भाषा में व्याकरण का यूज होगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि बोली और भाषा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है।
देखो भाषा का व्याकरण होता है, बिल्कुल ऑब्वियस है व्याकरण होगा, क्योंकि व्याकरण नहीं होगा तो साहित्य की रचना नहीं होगी। भाई व्याकरण नहीं होगा तो साहित्य की रचना कैसे की जाएगी? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो भाषा का व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। एक छोटे से एरिया में जो बोली जाती है, सिर्फ गांव का एग्जाम्पल ले लो, हम अपने गांव में जो बोलते हैं, हम कभी भी उसका व्याकरण का इस्तेमाल करते ही नहीं। शब्दों का इस्तेमाल, जो शब्द है उनमें लिंग वचन किसी का इस्तेमाल करते ही नहीं। ठीक है, बोली क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलने लगती है भाई, क्योंकि छोटे छोटे एरिया में बोली जाती है, तो हर एरिया की अपनी अलग अलग होगी, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बताओ मुझे, बदलेगी थोड़ी थोड़ी दूर पे या नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि छोटे से एरिया में बोली जाती है, तो हर एक एरिया की अपनी अलग अलग बोली होगी। लेकिन भाषा के साथ नहीं होता ऐसा। भाषा थोड़ी थोड़ी दूरी पे नहीं बदलती। जो हिंदी भाषा मैं आपको दिल्ली में पढ़ा रही हूँ, जो हिंदी भाषा का व्याकरण मैं आपको दिल्ली में पढ़ा रही हूँ, वही हिंदी भाषा का व्याकरण आपको विदेश में पढ़ाया जाएगा। अगर विदेश में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है तो सेम पढ़ाई जाएगी, सेम व्याकरण पढ़ाया जाएगा, सेम सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, अलग नहीं हो जाएगा। तो कोर्स कोर्स पे बोली बदल जाती है, जबकि भाषा नहीं बदलती। अच्छा, भाषा की लिपि होती है, भाषा की एक पर्टिकुलर लिपि होती है। जैसे मैं बोलूं, हिंदी जनरली किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती? अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी जनरली कौन सी लिपि में लिखी जाती है भाई? रोमन लिपि में लिखी जाती है ना। एक लिपि डिसाइडेड है कि हाँ हिंदी देवनागरी में लिखी जाएगी, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाएगी। वो बात अलग है, ध्यान से सुनो। वो बात अलग है कि हम लिख किसी में भी देते हैं, वो बात अलग है कि हम लिख किसी में भी सकते हैं। जैसे मेरा नाम आकांक्षा है, क्या नाम है मेरा? आकांक्षा। हिंदी का शब्द है, रोमन लिपि में लिखना चाहिए, सॉरी हिंदी का शब्द है, देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए, बट मैं इसे रोमन लिपि में भी लिख देती हूँ, है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, बट एक डिसाइडेड रहती है कि भाई हिंदी जनरली देवनागरी में लिखी जाएगी, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाएगी, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाएगी। तो ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। वो बात अलग है कि हम लिख किसी में भी सकते हैं। जैसे हिंदी को मैं रोमन में भी लिख सकती हूँ और इसी को फिर मैं गुरुमुखी में भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे पंजाबी आती है तो, हालांकि मुझे आती नहीं। ठीक है, तो भाषा की एक लिपि होती है, लेकिन आपने बोली की लिपि नहीं देखी होगी कि जो हरियाणवी बोली है ये इस लिपि में लिखी जाएगी, ये गुजराती है, ये जो भी आपकी बोलियां है, मारवाड़ी है, ये बांगरू है, ये इस लिपि में लिखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो भाषा की एक लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती। अधिकतर मातृभाषा बोली होती है बच्चे। ज्यादातर जो मातृभाषाएं होती है ना, मातृभाषा को बोलते वक्त हम कहाँ व्याकरण का ध्यान रखते हैं? जितनी भी मातृभाषा होती है क्या है? बोली ही तो है। बताओ, ज्यादातर मातृभाषा बोली ही तो है कि नहीं है? बताओ, भोजपुरी का इस्तेमाल करते हो, है ना, बांगरू का इस्तेमाल करते हो, मेवाती का इस्तेमाल करते हो, क्या है? ये मातृभाषा है और ज्यादातर मातृभाषा बोली होती है। ठीक है, भाषा जो है हमारी, जिसका व्याकरण होता है, भाषा नियमों की मोहताज होती है बच्चे। कोई भी भाषा नियमों की मोहताज होती है, नियमों में बंधी होती है। लेकिन बोली, बोली में कोई नियम नहीं चलते, है ना। अरे वो लड़का आ रहा है, वो लड़की आ रहा है, सब आ रहे होते हैं, किसी किसी बोली में सब आ रहे होते हैं। कभी ये नहीं बोला जाता कि वो लड़की आ रही है, ये भी बोला जाता है वो लड़की आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? भाषा नियमों की मोहताज है, बोली नियमों की मोहताज नहीं होती। बोली में अपनापन होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी मातृभाषा में हमें अपनापन फील होता है ना। अब जैसे मान लो तुम कहीं घूमने गए हो, अरे तुम छोड़ो, तुम ऑटो में बैठ के घूमने जाते हो, हैं, और तुम्हारे गांव की भाषा बोलता हो, तुम्हें कोई नजर आ जाए तो तुम फटाक से पूछ लो, अरे भैया कहाँ से हो? पूछ लेते हो ना, अच्छा अच्छा वहां से हो, मैं भी वहां से हूँ, अच्छा ये बताओ वहां पे कहाँ से हो? तो तुम्हें एकदम अपनापन सा फील होता है। ठीक है, तो बोली में अपनापन फील होता है। अच्छा, कितना भी गुस्सा है, कितना भी गुस्सा है, वो गुस्सा निकलता किसमें? मातृभाषा में ही तो निकलता है? ये अंग्रेजी में निकाल देते हो, हिंदी में निकाल देते हो, जो आपकी मातृभाषा होगी उसी में गुस्सा निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि बोली में अपनापन होता है। और भाषा क्या है? भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसको हर कोई समझ लेता है। बोली हर कोई नहीं समझ पाता ना बच्चे। आपकी बोली क्या पता मुझे ना पता हो, लेकिन आप जो हिंदी भाषा बोलेंगे वो तो मुझे पता ही होगी। ठीक है, तो बोली में अपनापन होता है और भाषा अभिव्यक्ति होती है। बोली क्षेत्रीय होती है, एक एरिया में बोली जाती है, एक छोटे से एरिया में बोली जाती है, जबकि भाषा का जो एरिया है वो व्यापक है, विस्तृत है, क्योंकि भाषा हर जगह मिलेगी आपको। ठीक है, तो भाषा और बोली में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है? बताइए। अभिव्यक्ति मतलब जहां पे आप अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, भाषा और बोली का डिफरेंस समझ में आया? एनी डाउट? ओके मैम, ये बहुत बेसिक चीज है, बट एक बार ध्यान रखना, हम किसी भी भाषा को, मेरी बात ध्यान से सुनो, पेडागोजी में क्वेश्चन आता है, हम किसी भी भाषा को थोड़े से फेरबदल से किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो वो बात अलग है कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, लेकिन फिर भी हम किसी भी भाषा को थोड़े से फेरबदल से किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ पढ़ना, दिमाग पे हावी मत होने देना, क्योंकि ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म नहीं होता। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सीटेट में अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। देखो, जो हमारी हिंदी भाषा है ना, वो विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। मतलब विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिसमें से हिंदी एक है। ठीक है, आकृतियां या रूप के आधार पर बात करूं तो हिंदी व्योगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, व्योगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, जो हिंदी भाषा परिवार है, जो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारे जो भारत देश है ना, हमारे भारत देश में 4 भाषा परिवार है। ठीक है, 4 भाषाओं के परिवार हैं, जिसमें से हिंदी भारोपीय परिवार की है। ठीक है, भारत में 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। आपने देखा होगा, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। और इसमें से जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। कोई डाउट यहाँ तक? सब कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, हमारे देश में, हमारे भारत में कितने भाषा परिवार है? पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ठीक है, ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार की है? तो हिंदी है भारोपीय, भारोपीय परिवार की है। ठीक है, अच्छा, हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि मतलब शुरुआती जननी, आदि मतलब शुरुआती होता है। हिंदी की शुरुआती जननी कौन है? तो हिंदी की शुरुआती जननी है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। फिर देखो हिंदी बनी कैसे कैसे। जन्म तो संस्कृत से हुआ, लेकिन हिंदी तक कैसे आई ये ध्यान से सुनो। पहले संस्कृत थी, फिर पाली हुई, फिर प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश हुई और उसके बाद हिंदी हो गई। ठीक है, अपभ्रंश से अवध और उसके बाद हिंदी हो गई। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि केवीएस का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछ सकता है। देखो हिंदी का विकास कैसे हुआ। पहले संस्कृत थी, फिर थोड़ी सी बदली संस्कृत से, पाली हो गई, फिर थोड़ी सी बदल गई, प्राकृत हो गई, फिर थोड़ी सी बदल गई, अपभ्रंश हो गई और फिर हिंदी। तो कई बार आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछता है? हिंदी का उद्भव कहां से हुआ है? तो ध्यान रखना, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से, क्योंकि अपभ्रंश ही तो है, उससे हिंदी बनी। ठीक है, आदि जननी पूछे तो संस्कृत बताओगे, उद्भव पूछे तो अपभ्रंश से ही तो हुआ है बच्चे। मैंने 20 दिसंबर में आया था सीटेट में। ओके रागिनी, तो ध्यान रखना, चाहे शौरसेनी अपभ्रंश दे चाहे अपभ्रंश दे, हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से, हिंदी की आदि जननी संस्कृत। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया? जननी पूछे तो संस्कृत, उद्भव किससे हुआ है? ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से। चलो अब एक और बात ध्यान से सुनो, हमारे संविधान में कितनी भाषा और कितनी बोलियां हैं? कितनी भाषाओं को लेकर संविधान में? 22 भाषा। ठीक है, बोली 18 नहीं है, बोलियां हैं 16,000 से ज्यादा। मेरी बात सुनो, आप लोग पता है क्या गलती करते हो? ये जो 18 बोलियां है ना, ये जो आपकी 18 बोलियां हैं, ये हिंदी की बोलियां हैं, संविधान की बोलियां नहीं है। जो आप 18 बोली आंसर देते हो वो हिंदी की बोलियां है, संविधान की नहीं है। हमारी हिंदी में 5 उपभाषा हैं। हमारी जो हिंदी है उसमें 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं, और जबकि हमारी हिंदी एक भाषा है। ठीक है, अब जब संविधान में 22 भाषा होंगी, जब एक भाषा में 18 बोलियां हैं तो 22 भाषाओं में कितनी हो सकती है? इसलिए आप आंसर गलत देते हो। आप बोलते हो कि 22 भाषा और 18 बोलियों का वो मिलता है, गलत। वो 22 भाषा संविधान की है, ये जो 18 बोलियां हैं वो हिंदी की हैं। समझ में आया डिफरेंस? आज के बाद गलत आंसर मत देना। रट्टा लगा लिया तुमने, 22 भाषा 18 बोली, 22 भाषा 18 बोली। 18 बोली हिंदी की है, और हिंदी एक भाषा है, उस 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। ठीक है,
तो हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है, ध्यान से सुनो। हिंदी में आपकी 5 उपभाषा 18 बोलियां हैं, ठीक है। चाहे आप इसे पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी के नाम से भी जान सकते हो या खड़ी बोली हिंदी के नाम से भी जान सकते हो। हिंदी का जो उद्भव है वो अपभ्रंश से हुआ है, अभी मैंने आपको बताई। अगर आपको पूछा जाए कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बताया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की 5 उपभाषा बताई है, जो कि मैंने भी आपको बताई कि हिंदी में 5 उपभाषा होती है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने 17 बोलियां बताई है, ठीक है। तो जब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्वेश्चन आएगा तो आप 5 उपभाषा और 17 बोलियां बताएंगे, लेकिन जब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप 5 उपभाषा और 18 बोलियां बताएंगे, ठीक है। इस 18 बोलियों में से 9 बोलियां तो अपभ्रंश से आई थी और बाकी की बाद में ऐड होती चली गई, ठीक है। अब वो 5 उपभाषा और 18 बोलियां कौन सी है? 1 2 3 4 5। तो देखो ये 5 उपभाषा है, ठीक है। ये 5 उपभाषा है और इसके 18 बोलियों के बारे में देखते हैं। पश्चिमी हिंदी, जिसमें कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी सब बोलियों के नाम है, ये बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है और बिहारी हिंदी है भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। हिंदी में 5 उपभाषा होती है और 18 बोलियां हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट यहाँ सब किसी भी बच्चे को? ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। कुल कितनी भाषा है मैम? 22 भाषा है बच्चे। संविधान में, हमारे संविधान में जो उल्लेख मिलता है हमें वो 22 भाषाओं का मिलता है, ठीक है। संविधान के उल्लेख की बात हो रही है, उसमें 22 भाषाओं की बात है। उस 22 भाषाओं में से हिंदी भी एक भाषा है और हिंदी भाषा के अंदर 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। हाँ, सारी बोलियां याद करनी होंगी, एक एक बोली याद करनी होगी। मैं आपको पूरा पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि अभी तक तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था, लेकिन आगे के लिए तैयार कर रही हूँ, क्या पता कैसा आ जाए, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट बेस्ड। लिखा बहुत कुछ है लेकिन जो आएगा वही मैं बता रही हूँ, उसमें से पढ़ लेना। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो संविधान लागू होने से 1 साल पहले, मतलब 6 महीने पहले लगभग, संविधान हमारा जनवरी में हुआ है लागू और ये 1949 में। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। पहला नोट बनाएंगे ये, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूं या राजभाषा की बात करूं, राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है संविधान में। अगला क्वेश्चन बनेगा यहां से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मैंने क्या बोला? संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहीं से जनरली क्वेश्चन बनेगा। नीचे का पढ़ना है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भाई हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949। कौन से भाग में उल्लेख मिलता है राजभाषा का? 17वें भाग में। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? 343 से 351 तक। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, अब पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? वेरी गुड। अभी बताया 343 से लेकर 351, ठीक है। 3 और 1 याद रखना एंड का। 343 से 351। बिहार में बोले जाने वाली बोलियां दिखाऊं? बिहार वाली देख लो एक बार, क्योंकि अभी याद नहीं हुई है आपको, ठीक है। याद कर लेना लेकिन। नाइन्टी 91% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, मगही। शाबाश। नेक्स्ट,
संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? नाइन्टी 91% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 22 भाषा है। गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? पोल गलत है क्या? छत्तीसगढ़? अरे गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? आप बोलते हो ना ये तो गढ़वाली है। पहाड़ी हिंदी होगी ना, और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है भाई। उत्तराखंड तो दिया ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है, पोल सही है। हिमाचल प्रदेश ही तो पहाड़ी एरिया है, गढ़वाली वहीं तो बोली जाती है। हाँ, पोल सही है, तुम लोग रॉन्ग हो। बघेली बताओ किस बोली परिवार के अंतर्गत आता है? दिखा देती हूँ मैं, दिखाऊं या पोल दे दूं डायरेक्ट? बघेली दिखा दूं? अच्छा, तुम लोगों ने तो याद कर लिया। यस, दिखा दीजिए। चलो मैं दिखा देती हूँ, काफी सारे बच्चों ने याद कर लिया है। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी देखा, एक क्वेश्चन तुम्हारा जहां से बना है वो चीज भी मैं बता देती हूँ। एक छोटा सा पार्ट रह गया है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। गुड, 66% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, पूर्वी हिंदी। अब देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपको मिलेगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा आप एक दो चीज और जानो। देखो, जब हमारा मूल संविधान था ना, जब हमारे स्टार्टिंग में जो संविधान बना था, ठीक है, 1949 में जब बना, हालांकि बनना शुरू पहले हो गया था, लागू 1950 में हुआ था। तो जब हम मूल संविधान की बात करें तो शुरुआत में उसमें सिर्फ 14 ही भाषा थी बच्चे। कितनी भाषा थी? सिर्फ 14 भाषा थी। फिर धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, संशोधन होते रहे। चेंजेस होने के बाद सबसे पहला संशोधन हुआ, 21वां संशोधन भाषा के मामले में, ठीक है, 1967 में। इसमें क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। फिर ये संख्या कितनी हो गई? 14 से 15 हो गई। फिर एक और संशोधन हुआ, 71वां संशोधन 1992 में, और फिर इसमें 1 2 3 मतलब 3 भाषा और जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये 3 भाषा और जोड़ी गई। फिर कितनी भाषा हो गई? 18। फिर उसके बाद एक और संशोधन हुआ, सन 92वां संशोधन हुआ सन 2003 में। इसमें फिर कौन सी और जोड़ी गई? बोडो जोड़ी गई, डोगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई और संथाली जोड़ी गई। ये 4 भाषा जोड़ी गई, तब 22 हुई। मतलब मूल संविधान में जो भाषा थी वो कितनी थी? मूल संविधान में जो भाषा थी वो केवल और केवल 14 थी। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, आप लोग आंसर देंगे, मैं वो क्वेश्चन लिख रही हूँ। इसी बार सीटेट में पूछा गया है कि भाषा, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सी भाषा है जो इन 22 भाषाओं में से नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। बोडो, भोजपुरी, संथाली, मणिपुरी। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? अब देखो, मैं थोड़ा सा पीछे चलूं तो यहां पर आप ये देख रहे हैं भोजपुरी हमारी बोली है, भोजपुरी बोली है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भोजपुरी। ओके, पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, बोली है, भाषा नहीं है। भोजपुरी भाषा नहीं, बोली है, ठीक है। चलो, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा है, नहीं वो भाषा से नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है। समझ में आया आप लोगों को ये बात कि मूल संविधान में 14 थी, फिर संशोधन हो के जुड़ती चली गई, ठीक है। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई भी डाउट? यहीं तक आपका टॉपिक था, जो कि अब खत्म हो चुका है। बाकी आप पीडीएफ या नोट्स जितने भी होंगे वो आप पूरे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। एक बार मैं लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ, लीडर बोर्ड रह गया है।
तो लीडर बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं सभी की फर्स्ट रैंक है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये आप सब कुछ पढ़ेंगे एक बार और अच्छे से, क्योंकि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आया है। वैसे केवीएस में क्वेश्चन आता है, बट यहाँ से इस बार क्वेश्चन आया है, तो क्या पता आगे भी आ जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप सभी को पता है मेरा नाम क्या है, आकांक्षा सिंह है, आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरी क्लास से भी नोट्स बनाना, बिल्कुल मेरी क्लास से नोट्स अलग से बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।